हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका इस सेशन में स्वागत है। पिछले सेशन में हमने त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित नियम पढ़ा था कि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है। आज हम समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण के बारे में पढ़ेंगे। ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व एक यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज से संबंधित एक प्रमेय दिया, जिसको हम उसके नाम से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस गुण। तो समकोण त्रिभुज पहले आप समझिए कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है वही कहलाता है समकोण त्रिभुज। और ये जो पाइथागोरस प्रमेय है केवल समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होता है, अर्थात लगता है। तो देखिए, जैसे हमको दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो चित्र में आपको दिख रहा है कोण बी समकोण है। चित्र में कोण बी समकोण है तो उसके सामने वाली भुजा AC कर्ण होगी। यह समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इस कर्ण के अलावा अन्य दो भुजाएं भी होती हैं, उनको हम कहते हैं पहला पाद और दूसरा पाद। यहाँ पाद से तात्पर्य हमारा भुजा से है। तो इस तरह से अन्य दो भुजाओं को समकोण त्रिभुज के पाद कहते हैं। समकोण त्रिभुज के पाद अर्थात साइड कहलाती हैं। चित्र में पहला पाद हमारा है AB तथा दूसरा पाद BC है। तो इस तरह से ये जो आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ABC, इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोण B समकोण है और उसके सामने वाली भुजाई है कर्ण। तो ये सबसे बड़ी बात है, पहचान। यहाँ पर B की जगह अगर A होगा तो उसके A के सामने वाली कर्ण होगी, अगर C होगा तो C के सामने वाली कर्ण होगी। अर्थात जो भी समकोण वाला शीर्ष होगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी और बाकी दोनों भुजाएं पहला पाद और दूसरा पाद कहलाएंगी। इनको आप बदल सकते हो आपस में, लेकिन ये कभी भी नहीं बदलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन तीनों में संबंध पर ही यूनान के गणितज्ञ पाइथागोरस ने एक प्रमेय दी, जिसको हम पाइथागोरस गुण के नाम से या पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि ये भुजा है हमारे छोटा a, ये भुजा है B और ये भुजा है हमारे C। ये हमने माना है कि ये भुजा A है, ये छोटा b है और ये है छोटा c। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं पाइथागोरस गुण के रूप में कि कर्ण पर वर्ग
अर्थात ए का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस गुण है। इसको हम कथन के रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। देखिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो अपनी प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, यह भारत में भी हमारे एक बहुत पुराने गणितज्ञ हुए हैं, बोधायन प्रमेय के नाम से जानी जाती है। तो पाइथागोरस आ जाए लिखा हुआ या बोधायन लिखा हुआ आ जाए, दोनों का मतलब एक ही है कि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और सूत्र उसके अनुसार लगाना है, समकोण के अनुसार। समकोण के सामने वाली भुजाई हमेशा क्या कहलाएगी? कर्ण। और अन्य दोनों आप भुजाओं को बदल सकते हो आपस में। अब हम इस पर आधारित सवाल हल करने से पहले कुछ छोटी संख्याएं हैं 1 से लेकर 30 तक, जिनके वर्ग यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, वो आपको याद कर लेना चाहिए। उससे आपको ये प्रश्नावली हल करने में बहुत आसानी रहेगी। जैसे देखिए 1 का वर्ग अर्थात 1 की घात 2 होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। किसी भी संख्या का हमको वर्ग ज्ञात करना हो तो जैसे देखिए हमको 3 का वर्ग चाहिए, तो 3 का वर्ग मतलब होता है 3 गुणा 3। उस संख्या को आप उसी से गुणा कीजिए 2 बार और जो हमको प्राप्त होगा वो उसका कहलाएगा वर्ग। तो 7 का वर्ग अर्थात 7 गुणा 7, 9 का वर्ग अर्थात 9 गुणा 9। 10 के वर्ग के बाद में आता है यहाँ पर 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400। तो पहले दिन आप 1 से लेकर 10 तक के वर्ग याद कीजिए और याद कीजिए। दूसरे दिन आप 11 से 20 तक के याद कीजिए और तीसरे दिन आप 21 से 30 तक के याद करिए। इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको ये याद होने पर पाइथागोरस गुण पर आधारित सवाल हल करने में बहुत कम समय लगने वाला है, क्योंकि वर्ग से हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो आपको अगर ये याद है तो आप वर्ग और वर्गमूल दोनों शीघ्रता से कर सकते हैं। 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529,
24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729, 28 का वर्ग 784, 29 का वर्ग 841 और 30 का वर्ग 900। तो इस तरह से ये आपको 30 तक के वर्ग याद होने ही चाहिए। इससे आपको बहुत आसानी होने वाली है, क्योंकि देखिए जैसे हमको यहाँ पर ध्यान है 6 का वर्ग होता है 36। अब जो पाइथागोरस गुण है उस पर जब आप आधारित सवाल करेंगे तो आपको वर्ग के साथ वर्गमूल भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो जिस संख्या का जो वर्ग होता है उस संख्या का अगर वर्गमूल निकालें तो वही संख्या आती है। 6 का वर्ग 36 है तो 36 का वर्गमूल 6 होगा। 17 का वर्ग 289 है तो 289 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा 17। ऐसे ही 24 का वर्ग 576 है तो 576 का वर्गमूल कितना आएगा 24। ऐसे 28 का वर्ग 784 है तो 784 का वर्गमूल कितना आएगा 28। इसलिए ये आपको याद कर लेने चाहिए। जितनी जल्दी आप इनको याद करेंगे उतना ही आपको बहुत समय कम लगेगा। अब देखिए आपको इस समकोण त्रिभुज दिया गया है और इसमें हमको जांच करेंगे कि जो कर्ण होता है उस पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों पे बने क्षेत्रफल के बराबर है या नहीं, अर्थात ये समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। तो पहले हम देखेंगे कि कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। तो जो सबसे बड़ी भुजा है वो ही कर्ण कहलाती है हमेशा। तो कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे तो आप सबको ध्यान होगा वर्ग के क्षेत्रफल का हमारा सूत्र क्या होता है, भुजा गुणा भुजा या भुजा की घात 2। तो ये कर्ण है, इस पर बना हुआ अपना वर्ग है, उसकी भुजा है 29। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 29 का वर्ग अर्थात 29 की घात 2। अब 29 की घात 2 आप देखिए, अगर आपको याद है तो आप जल्दी से लिख देंगे, नहीं तो ये सारणी बनी हुई है। 29 की घात 2 होता है 841। अब हम शेष दोनों भुजाओं पर अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल का योग। जो अन्य दोनों भुजाएं हैं वो देखिए क्या क्या है। एक भुजा है 20 तो ये हो जाएगा 20 का वर्ग। दूसरी है 21 तो ये हो जाएगा 21 का वर्ग। तो 20 का वर्ग देखिए कितना होता है 400। इसी तरह 21 का वर्ग होता है 441। दोनों का जोड़ कर देंगे हम तो 400 और 441 हो जाएगा 841। तो अब देखिए कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल और अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल का योग हमको प्राप्त हो गया समान। तो इस तरह से जो पाइथागोरस ने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है, वो बात सत्य सिद्ध हुई। तो इस तरह से हम जांच कर सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर हमको 3 भुजाएं दे दे तो हम कच्चा चित्र बनाकर इस तरह से जांच कर लेंगे उसकी। अगर ये दोनों बराबर आएंगे तो समकोण त्रिभुज बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। अब देखिए हम कर्ण की पहचान किस तरह करेंगे। हमको दिया है कि त्रिभुज PQR में
कोण P समकोण है, तो इसकी सबसे लंबी भुजा कौन सी है? तो इसके लिए हमको इस समकोण त्रिभुज का पहले कच्चा चित्र बनाना है। ये हमने चित्र बना दिया है समकोण त्रिभुज का, जिसमें ये जो समकोण बना रही है भुजा, इसके शीर्ष को नाम देना है हमको P, क्योंकि कोण P समकोण है, अर्थात ये कोण हो गया और ये समकोण है। अब आप Q और R कहीं भी लिख सकते हैं, Q और R। तो जो आपको बताया था कि जो समकोण होता है उसके सामने वाली भुजाएं होती है कर्ण। तो इस तरह से कर्ण हो जाएगी भुजा QR, जो सबसे लंबी भुजा होती है, क्योंकि हम जानते हैं कर्ण सबसे लंबी होती है, इसलिए भुजा QR सबसे लंबी होगी। तो इसका उत्तर हो गया भुजा QR सबसे लंबी होगी, क्योंकि यह समकोण के सामने स्थित है। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण भी समकोण ही होता है, बाकी दोनों कोण न्यून कोण होते हैं, इसलिए उसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी? सबसे बड़ी। इसी प्रकार त्रिभुज ABC में हमको दिया हुआ है कि कोण B समकोण है। तो कोण B समकोण है, तो सबसे लंबी भुजा, इसमें भी हमको ज्ञात करना है कि इसकी सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी। तो उसके लिए भी हम वापस समकोण त्रिभुज का चित्र बनाएंगे, और जो समकोण वाला शीर्ष है उसको हमको क्या नाम देना है? आपकी बार B, क्योंकि कोण B समकोण है, और A और C आप इन दोनों शीर्षों में से कहीं भी लिख सकते हैं। तो समकोण के सामने वाली भुजा हो गई हमारी AC, तो यही भुजा क्या होगी? सबसे लंबी। तो हम यहाँ लिख देंगे इसके सबसे लंबी भुजा AC होगी। अब एक उदाहरण है जिसमें हमको दिया गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी तथा 5 सेमी है। तो क्या यह एक समकोण त्रिभुज है? देखिए हम कैसे जांच करेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। पहले पहली भुजा का वर्ग अर्थात 3 का वर्ग बराबर 3 गुणा 3 होता है 9। फिर दूसरी भुजा का वर्ग, दूसरी भुजा हमको दी गई है 4 का वर्ग, अर्थात 4 गुणा 4 बराबर 16। तीसरी भुजा का वर्ग जो हमको दी गई है 5, 5 गुणा 5 बराबर 25। तो इस तरह से अब हम जांच कर सकते हैं कि कोई सी भी दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज बनता है। तो देखिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, क्योंकि 9 और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा 25 के बराबर। तो इधर भी 25, इधर भी 25। तो सिद्ध हो गया कि अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। अतः यह एक
समकोण त्रिभुज है। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है, ऐसा कोई सवाल आए तो उसमें पाइथागोरस गुण का उपयोग करते हुए हमको हल करना है। त्रिभुज एबीसी में हमको कोण सी समकोण दिया गया है, तो हम एक कच्चा चित्र बनाएंगे। उसमें जो समकोण वाला बिंदु है वहां पर हमको लिखना है सी, क्योंकि ये हमको पहले से दिया हुआ है कि कोण सी समकोण है। ए सी बराबर दिया हुआ है 5 सेमी और ए बी बराबर दिया हुआ है, हमको ज्ञात करना है क्योंकि उसकी लंबाई हमको दी हुई नहीं है। बी सी बराबर दिया हुआ है 12 सेमी। तो इस तरह से आपको ध्यान हो गया होगा कि हमें कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, इसमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हमें वही पाइथागोरस गुण का उपयोग करना पड़ेगा। पाइथागोरस गुण से हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग अर्थात ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। जो ए बी है उसका मान हमको ज्ञात करना है। ए सी का मान दिया हुआ है 5 और बी सी का मान दिया हुआ है 12। 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144। दोनों का कर देंगे हम जोड़। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया ए बी का वर्ग बराबर 169। लेकिन हमको मान ज्ञात करना है केवल ए बी का। तो जब भी हमको किसी भी संख्या के ऊपर से 2 घात हटानी हो तो समझ लीजिए आपको उसका दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर है, हमको इसको ए बी बनाना है, तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का लेना पड़ेगा वर्गमूल। तो लिख देंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो जब वर्गमूल लेंगे तो देखिए ए बी स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा ए बी और 169 पे आ जाएगा वर्गमूल का निशान। तो ध्यान से देखिए, ये जो निशान है ये बताता है वर्गमूल को। इसके अंदर जो भी संख्या होती है उसका वर्गमूल ज्ञात करना होता है। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे 13 का वर्ग है 169, तो उसका उल्टा भी होता है कि 169 का वर्गमूल होता है 13। तो इस तरह से 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। तो जो हमको ए बी का मान बताता है कि ए बी का मान है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। तो इसलिए आपको कहा गया था कि ये आपको सारणी याद हो जाएगी तो आपको बहुत आसान रहेगा। अब 169 का वर्गमूल कितना आसान है सारणी याद होने पर, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको एक उदाहरण चित्र दिया हुआ है, इसमें हमको ये है समकोण, तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। कर्ण का मान हमको ज्ञात करना है जो हमको दिया हुआ है x के रूप में। तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देंगे ए बी सी। तो अब त्रिभुज बन गया ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में पहले हम भुजाओं का जो मान दे रखा वो लिख देंगे। ए बी बराबर 15 सेमी और बी सी बराबर है 8 सेमी। तो समकोण त्रिभुज है, इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको उपयोग करना है पाइथागोरस गुण का। तो पाइथागोरस गुण से आप सबको दिख ही गया चित्र के अंदर कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, कर्ण ज्ञात करनी है, क्योंकि समकोण के सामने बनी हुई है। तो कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ये भुजाओं का मान बदलता रहता है, इसलिए आपको केवल ये ध्यान रखना है कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। अगर यहाँ पर B हो जाएगा तो यहाँ पर AC आएगा, अगर यहाँ A हो जाएगा तो यहाँ BC आएगा, अगर यहाँ पे C हो जाएगा तो यहाँ AB आएगा।
तो AC की जगह तो आप लिख दोगे x, BC की जगह 8, AB की जगह 15, 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग, ध्यान से देखिए 225। तो 225 में 64 जोड़ देंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमें 289। अब ये स्क्वायर हटाना है तो दोनों पक्षों का लेना पड़ेगा वर्गमूल। तो x बराबर हो जाएगा 289 का वर्गमूल। अब देखिए फटाफट सारणी में कि 289 का वर्गमूल क्या होगा, अर्थात 289 किसका वर्ग है, देखिए 17 का। तो 289 का वर्गमूल हो गया 17, तो इसलिए x का मान हमें प्राप्त हुआ 17 सेंटीमीटर। अब देखो हमको ये आकृति दी गई है, इसमें ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, अर्थात ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो बड़े ऊपर वाला शीर्ष है, इससे हमने आधार, ध्यान कीजिए ये तो दोनों समान भुजाएं और ये नीचे वाली भुजा कहलाती है समद्विबाहु त्रिभुज की आधार। आधार पे लंब डाला है हमने इससे, तो आधार पे जो लंब डालते हैं वो क्या करता है, उसको दो समान भागों में बांटता है, अर्थात जितना भाग BD होगा उतना ही भाग BC होगा। और यहाँ पर लंब है, मतलब कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण। तो इन दोनों समकोण त्रिभुजों में हमको एक भुजा ज्ञात करनी है और इसकी भी हमको यही भुजा ज्ञात करनी है और इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि हमको ज्ञात करना है इसमें x का मान। तो देखिए कोई सा भी एक त्रिभुज ले लीजिए, उसमें आप जो भुजा ज्ञात करेंगे उसको दुगना करने पर हमको x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ABD या त्रिभुज ABC, कोई सा भी एक त्रिभुज ले सकते हैं आप। त्रिभुज ABC में भुजा AC बराबर 37 सेमी और भुजा AB बराबर 12 सेमी। हमको ज्ञात करनी है भुजा BC। तो ध्यान कीजिए समकोण के सामने वाली भुजा ये है, अर्थात ये है इस त्रिभुज का कर्ण। तो हम पाइथागोरस गुण का उपयोग करेंगे, पाइथागोरस गुण से। अब इसमें हमको अन्य दोनों भुजाओं में से एक भुजा ज्ञात करनी है, तो बाईं तरफ हम लिखेंगे अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो AB का मान हमको दिया गया है 12, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग, BC ऐसे कैसे रहेगा, AC दिया गया है 37, फिर BC का वर्ग बराबर प्लस 12 का वर्ग होता है 144 और 37 का वर्ग होता है हमारा, गुणा कर सकते हो आप 37 को 37 से, तो 37 का वर्ग प्राप्त हो जाएगा हमें 1369। तो 37 का वर्ग हो गया 1369। अब पक्षांतरण कर देंगे तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1369 माइनस 144। तो 1369 में से 144 को हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1225। तो देखिए अब BC स्क्वायर बराबर प्राप्त हो गया 1225। तो BC का मान ज्ञात करने के लिए हमको दोनों पक्षों का लेना पड़ेगा वर्गमूल। तो 1225 का वर्गमूल 1225, देखिए इस सारणी से भी आगे है, तो अगर कोई बहुत बड़ी संख्या आ जाती है ऐसे तो आपको उसका वर्गमूल बताया था किससे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। एक बार आपको बता देते हैं, यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करने हैं। सबसे पहले 2 का भाग देना है, अगर इकाई का अंक
02468 हो तो हमको भाग देना है 2 का, लेकिन इसमें इकाई का अंक 5 है इसलिए 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देना है उसके बाद में। तो 3 के लिए क्या करना है, हमको अंकों का योग करके देखना है। 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10। तो ये जो अंकों का योग है, अगर ये 3 का गुणज होता है तो उस संख्या में 3 का भाग हम देते हैं, लेकिन ये 3 का गुणज नहीं है इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 2 के बाद में 3 हो गया, 3 के बाद में हमारी अभाज्य संख्या, 4 का नहीं देना क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है 5। तो जब इकाई का अंक 5 होता है तो उसमें 5 का भाग जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का भाग देंगे। 5 चौके 20, 4 बार भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर केवल 12 है। तो 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए, बच गए 2, 5 चौके 20, फिर बच गए 2, 45 25 हो गए, 5 पंजे 25, फिर हमें प्राप्त हो गया 245। पुनः इसमें 5 का भाग जाएगा। 5 चौके 20, 4 बज गए, 45 हो गए, 5 नम्मे 45। इसमें इस संख्या का भाग देकर आपको भागफल यहाँ लिखना है और उसमें फिर भाग देके देखना है। अब 5 का भाग नहीं जाएगा तो हमको पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। 5 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 7। तो अब भाग देंगे 7 का। 7 सत्ते होता है 49, 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर हमको प्राप्त हो गए अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5 और 7 गुणा 7। जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2-2 के समूह बनाते हैं, तो 5 एक समूह बन गया और ये एक समूह बन गया। तो जो हमारा समूह है उसमें आ गया 5 और 7। जो समूह है उसमें से हमको केवल एक अंक लेना है, तो यहाँ से हमने लिया 5 और यहाँ से लिया 7, तो दोनों गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 सत्ते 35। तो इस तरह से 1225 का वर्गमूल हमको कितना प्राप्त हुआ, 35। तो यहाँ हम लिख देंगे 35। अतः BC बराबर 35 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप अगर बहुत 30 से अधिक अगर बड़ी संख्याएं आती हैं तो उनका ऐसे वर्गमूल निकाल सकते हैं आप अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। और 2-2 के जोड़े बनाइए, 2-2 के जोड़े में से एक संख्या लीजिए और उनको गुणा करके लिख दीजिए, वही उस वर्गमूल वाली संख्या का क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें हम पाइथागोरस गुण अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, इस पर आधारित प्रश्नावली के सवालों का हल करेंगे।